राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति रथ को किया गया हरी झंडी दिखाकर रवाना। अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ी जाति के सबसे ज्यादा विधायक व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के सूत्र पर चलती है बीजेपी। सैयद शाहनवाज हुसैन। बीएयू में पोषक अनाज विषय पर शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए उद्योग मंत्री समीर महासेठ। मंत्री श्रवण कुमार ने पीएम मोदी पर लगाया क्रेडिट लेने का आरोप तो भड़क गए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। मेडिकल कॉलेज की 3 दिवसीय गोल्डन जुबली वर्षगांठ 1 दिसंबर से। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति रथ को किया गया हरी झंडी दिखाकर रवाना। आगामी 9 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर व्यवहार न्यायालय भागलपुर में एक विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर एडीजे 1 अरविंद कुमार शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव उमेश प्रसाद एवं ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार भगत ने फ्लैग ऑफ कर इस विशेष जागरूकता ऋण मुक्ति अभियान को भागलपुर के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न गांव में राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए रवाना किया गया। आगामी 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। भागलपुर में व्यवहार न्यायालय भागलपुर, अनुमंडल न्यायालय नौगछिया एवं अनुमंडल न्यायालय कहलगांव में किया जाएगा। विकास कुमार भगत ने बताया कि ये वर्ष का अंतिम लोक अदालत है और दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक के सभी बकायेदारों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। सभी बकायेदार 9 दिसंबर से पहले संबंधित शाखाओं में जाकर इस विशेष छूट का लाभ उठा समझौता प्रस्ताव बना सकते हैं एवं 9 दिसंबर को जिले के तीनों न्यायालयों में जाकर अपने बकाये ऋण का समझौता कर ऋण मुक्त हो सकते हैं। से ये बहुत अच्छा उपाय किया गया है कि इन्होंने जो है लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा ये सहयोग कर रहे हैं। तो हमें लोगों से भी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और ग्रामीण बैंक के ज़्यादा से ज़्यादा केस को सॉल्व करेंगे। जो रथ निकाली गई सर आज हरी झंडी दिखाकर, ये उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना, लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना कि जो है लोक अदालत में आइए और बैंक जो है आपका सहयोग करेगा कि उनके साथ जितने भी झगड़े हैं, डिस्प्यूट हैं, उनको रिजॉल्व करने में करेगा। लोगों में अवेयरनेस का इसका उद्देश्य है। जी, देश को राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन किया गया है। इस दौरान जो है जो भी क्रिमिनल केसेस हैं, कंपाउंडेबल केसेस लोग के आके आपस में मिल बैठ के समझौता कर सकते हैं। और इस रथ यात्रा का उद्देश्य है कि ये जागरूकता ऋण मुक्ति रथ इसका नाम दिया गया है, जो ग्रामीण एरिया में जाएं और जो भी दक्षिण ग्रामीण बिहार बैंक के जो लोन लिया है वो चाहे तो यहाँ पे आके छूट पे जो है लोन को सेटल कर सकते हैं और यहीं पे मामला समाप्त हो जाएगा। उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। ये लोक अदालत का जो आयोजन किया था, एक जो मुकदमे को आपस में मिल बैठ के सुलझाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और लोगों को चाहिए कि इसका अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। इस रथ का नाम ही हम लोगों ने जागरूकता ऋण मुक्ति रथ दिया है। और ये जो लोक अदालत होता है ये बहुत ही अच्छा मंच है जहाँ की लोग जो ऋण चुकाने में असमर्थ होते हैं वो यहाँ आएँ और अपनी बात को रखते हुए और उनका जो ब्याज है उसको हम लोग माफ़ करते हैं और यहाँ अपना ऋण से समझौता कर और ऋण से मुक्ति पा लें, नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लें। और ये मंच में आने से एक सुविधा और भी है कि हमने जो सर्टिफिकेट केसेस किया है लोगों पर, तो जब ये लोक अदालत के माध्यम से जो भी समझौता होता है उसमें जो भी लोक अदालत के चार्जेज हैं वो माफ़ हो जाते हैं। तो हम सभी जो भी ऋण धारक हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के या अन्य बैंकों के भी, तो उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि इस मंच का उपयोग करते हुए यहाँ ज़रूर आएँ और अपने ऋण से समझौता करके उससे मुक्ति पाएँ। अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ी जाति के सबसे ज्यादा विधायक व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के सूत्र पर चलती है बीजेपी। सैयद शाहनवाज हुसैन।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहपुर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन आज प्रेस वार्ता में कई बिंदुओं पर अपनी बातें कहते दिखे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस विभाग में रही है उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जब मैं उद्योग मंत्री बना तो आने को कार्य किया हूँ। कम समय में अपने राज्य को बहुत कुछ दिया। सिपेट हो, रेशम को लेकर कॉलेज बनाने की बात हो, जैसे कई कार्यों को हमने किया। शिक्षा विभाग भाजपा के पास अगर होती तो ये राज्य 1 नंबर पर रहता, परंतु अभी भी पूरे देश में बिहार शिक्षा में आगे है। वहीं उन्होंने कहा कि 2025 में शिक्षा मंत्री भाजपा के ही कोई अच्छे नेता होंगे। साथ ही आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा, जाति आरक्षण वाले विषय पर महागठबंधन अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं, जबकि बीजेपी कभी भी इस पर हस्तक्षेप नहीं की है। जहां तक महागठबंधन के ही मन में कई सवाल आया करते थे। साथ ही सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, भागलपुर के साथ मैं अंतिम सांस तक हूं और रहूंगा। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा, भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ी जाति की सबसे ज्यादा विधायक व सांसद भारतीय जनता पार्टी में हैं। ये सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के सूत्र पर आगे बढ़ रही है। यही इसका मूल मंत्र है। साथ ही उन्होंने कहा, अति पिछड़ा जाति के लिए मेरी पार्टी काफी अग्रसारित रहती है। बीजेपी लालच देकर किसी को पार्टी में शामिल नहीं करती। बिना केंद्रीय समिति के अप्रूवल के कोई कार्य नहीं होता है। हम लोग इस सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर चलते हैं, जिसके चलते हमारा देश जल्द विश्व गुरु बनकर रहेगा। अति पिछड़ा समाज या पिछड़े समाज के लिए कभी बंद नहीं हुए, खुले हुए हैं। जो भी हमारी पार्टी में बिना शर्त आना चाहते हैं उनका पूरा स्वागत है। हम लोग जिसको भी पार्टी में लेते हैं उससे कोई भी वादा किए बिना कार्यकर्ता की तरह लेते हैं और बिना कमिटमेंट के लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लालच देकर किसी को पार्टी में शामिल नहीं करती है। हमारे यहाँ निर्णय की प्रक्रिया होती है। सीटिंग एमपी एमएलए का भी टिकट निर्णय में जाता है और वो तय होता है और बिना केंद्रीय चुनाव समिति के अप्रूवल के कोई भी वक्तव्य पार्टी के पक्ष में नहीं माना जाता है, क्योंकि कोई कमिटमेंट करके भारतीय जनता पार्टी लालच देकर लोगों को नहीं लेती। जबकि अन्य दल हैं जो लालच देकर अपनी पार्टी में लोगों को शामिल करते हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की पार्टी। हम समाज के हर वर्ग को जोड़कर चलना चाहते हैं। हम लोग सबको पार्टी में समाना चाहते हैं और पार्टी के अंदर जो बड़ी तादाद में आज हमारी पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हमने तांती समाज का सम्मेलन किया था और उसके बाद उससे पहले यदुवंश समाज का सम्मेलन किया। ऐसी 18 जातियां हैं जिनका हम सम्मेलन कर रहे हैं। अभी सुपौल में अमात जाति का सम्मेलन हुआ, यानी उनके जो महापुरुष हैं उनकी जयंती पर उस समाज को इकट्ठा कर रहे हैं। भागलपुर में भी गंगोता समाज को 17 तारीख को उनकी जयंती पर यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे, जो पार्टी का कार्यक्रम होगा और किसी को छोड़कर नहीं चले। हमने कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने में तब भारतीय जनसंघ ने मदद की थी और कैलाशपति मिश्रा जी उस वक्त वित्त मंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर जी की हुकूमत में। आपको याद होगा कि कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने। 89 में भी लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था। हमारे विधायकों के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के सहयोग से ही मुख्यमंत्री रहे। सबसे ज़्यादा
पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति के विधायक भारतीय जनता पार्टी में हैं। सबसे ज़्यादा सांसद पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति, जनजाति के भारतीय जनता पार्टी में हैं। 27 केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में पिछड़ी जाति से भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभी भी जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं उसमें 50% से ज़्यादा पदाधिकारी पिछड़ी जाति के हैं। पिछड़ों की और अति पिछड़ों की अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। जो घोषणाएं असेंबली के फ्लोर पर नीतीश कुमार जी की सरकार फर्स्ट में हमने की थी, हर कमिश्नरी में खादी मॉल बनाएंगे, तो अभी भागलपुर और मधुबनी का टेंडर भी हुआ है, तभी की प्रक्रिया थी। और पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, इन सब में नया खादी मॉल बन ही रहा है जो हमारे वक्त में शुरू हुआ। यहाँ भी हमने रेशम भवन के बगल में वो ज़मीन सुझाई थी और उद्योग विभाग का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वो जो वचन हमने भागलपुर के लोगों को दिया था वो पूर्व उद्योग मंत्री के नाते हमारे वचन को रखा और उसका टेंडर भी कर दिया है। तो हम तो पिछले 10 साल से, जब से सांसद नहीं है तब से दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। और जो कमिटमेंट है भागलपुर से कि एकदम अंतिम सांस तक भागलपुर की सेवा करते रहना है, वो कमिटमेंट कभी टूटना नहीं है। ये बातें मैंने अपने तरफ से कही है। कुछ आपको ऐड करना है, कुछ पूछना है तो आप पूछें। बीएयू में पोषक अनाज विषय पर शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए उद्योग मंत्री समीर महासेठ। भागलपुर बीएयू में पोषक अनाज विषय पर शुरू हुए 2 दिवसीय कार्यशाला में राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कई पदाधिकारी उपस्थित थे। बीएयू सबौर में पोषक अनाज विषय पर किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और निवेशकों के सम्मेलन पर शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने आए मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। कृषि को उद्यमी का दर्जा मिलने पर बिहार में कृषि और कृषक दोनों का कायाकल्प हो सकता है। राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने छात्रों और युवाओं को उद्यम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई है। साथ ही कहा है कि बिहार में बाढ़ जैसी आपदाओं से हमेशा जूझने के बावजूद उद्यमिता में अग्रणी राज्य बनने की क्षमता है। लंबे समय से की जा रही विशेष राज्य के दर्जे की पूरी हो जाती तो आज बिहार देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में होता। इस उद्घाटन समारोह में आप अपने आशीर्वचन देंगे। मैं सुबह से आपके साथ हूँ और जो मैंने आपको सुना और समझा उससे मैं समझ सकता हूँ कि आप बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के किसानों के लिए, इंडस्ट्री के लिए किस प्रकार का एक विजन और मिशन रखते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार पहले भी आगे था, आज भी आगे है और आगे भी आगे है। मैं मंच पर आसीन अन्य अतिथियों का स्वागत करता हूँ कि वो यहाँ पधारे और अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दे रहे हैं। डॉक्टर शाह साहब, डॉक्टर सोहानी साहब, माननीय विधायक महोदय, रहमान साहब, सभी लोगों का मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया यहाँ आने का और आप लोगों के साथ जो बात करने का। ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटी जो कि विश्वविख्यात है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे शुरू में 5 साल अमेरिका में रहने का मौका मिला और सन 1990 से 1996 तक मैं यूएस में रहा। न्यूयॉर्क में मैं हेडक्वार्टर वहाँ काम करता था। तो जितने लोगों से मैं मिला जो मेरे पड़ोसी थे या मेरे ऑफिस के साथ काम करने वाले लोग थे, आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा कि 10 में से 8 लोग बिहारी थे। और वो छोटे मोटे पद पे नहीं थे, सब बहुत बड़े बड़े पदों पे थे।
बहुत गुणवान थे, बहुत विद्वान थे और अक्सर मेरा समय उन्हीं के साथ बीता करता था, चाहे सुबह का वक्त हो चाहे शाम का वक्त। और जब मैं उनसे बात करता था तो मुझे पता लगता था कि बिहार कितना आगे है। ये मैं आपको 1990 से 1996 की बात बता, और उसी के आधार पर मैंने एक शब्द कहे माननीय मंत्री महोदय के सामने कि बिहार पहले भी आगे था और आज भी है और आगे भी रहेगा। दूसरी मैं बधाई देना चाहूंगा कि इस विषय पर, इस वर्कशॉप के विषय पर, जो कि बहुत ही सोच समझ करके बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से इसको विषय को बनाया गया है और इस विषय को जिस तरह से जोड़ा गया है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वैसे आप सभी जानते होंगे कि बिहार फार्मर एग्रीप्रेन्योर स्टार्टअप इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टर, ये पूरी वैल्यू चेन है, जो हम वैल्यू चेन की अक्सर बात करते हैं, और ये वैल्यू चेन इन शब्दों के बगैर पूरी नहीं होती। तो इसके लिए संस्थान बधाई का पात्र है, इसको डिजाइन किया गया और आज की इस जरूरत को महसूस किया गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है किसान। जो हमारी सप्लाई चेन है, अगर उसमें किसान नहीं है तो हमें किसी भी प्रकार से संसाधन नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो, चाहे हमें स्वयं को खाने की जरूरत हो या किसी प्रकार की प्रोसेसिंग की जरूरत हो, एक्सपोर्ट की जरूरत हो, अगर हमारा किसान भाई नहीं है, हमारा किसान खेती एग्रीकल्चर अगर हमारी मजबूत नहीं है, तो हम रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन को मजबूत नहीं कर पाएंगे और हमारे यहाँ एक समुचित रूप से जो संसाधन होना चाहिए, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन का परिणाम है, वो नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा किसान, जिसको अन्नदाता कहते हैं, उसको मजबूत कैसे करें, उसको आगे कैसे बढ़ाएं। अब आपने देखा होगा कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमारा किसान केवल एक जीवन यापन का एक कृषि उसके लिए साधन था। बहुत ज़्यादा वो विचार नहीं करता, बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है। जो कुछ समझ में आता है या जो वर्षों से उगा रहा है उसको वो उगाता रहता है, कुछ थोड़ा बहुत स्वयं के लिए काम में लेता है और बचा हुआ वो मार्केट में बेच देता है। यही एक प्रकार का चक्र कुछ समय तक रहा। लेकिन जैसे जैसे किसान हमारा जागृत हुआ और वो धान का कटोरा और बाकी सारी चीज़ों को भरने लगा, तो आपने देखा हमारे पास आवश्यकता से ज़्यादा भी होने लगा। और आवश्यकता से जब ज़्यादा होने लगा तब हमने ये देखा कि किसान को एग्रीप्रेन्योर कैसे बनाया जाए, कृषि उद्यमी। तो माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर हैं, जैसा कि अभी और वक्ताओं ने भी बताया कि बिना इंडस्ट्री के हम किसान को उद्यमी नहीं बना सकते, बिना उद्योग के हम किसान को उद्यमी नहीं बना सकते। तो कृषि उद्यमी बनाना बहुत जरूरी है। और जब किसान को कृषि से उठा के हम कृषि व्यवसाय में लाएंगे तब वो कृषि उद्यमी बनेगा। ये तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कृषि, कृषि व्यवसाय और कृषि उद्यमी। तीनों का समायोजन ही हमारे किसान को आगे ले जाएगा, हमारे प्रदेश को आगे ले जाएगा और हम उन्नतशील बनेंगे। दूसरा, जो हमारे यहाँ पर एक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, बहुत भारी मात्रा में होते हैं हमारे देश में, वो इसलिए होते हैं कि हम जो भी उगाते हैं हम उसका आगे वैल्यू एडिशन समुचित तरीके से नहीं कर पाते। कुछ भौगोलिक कारण है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जिसकी वजह से हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते, एक पैक नहीं कर पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते, उसकी शेल्फ लाइफ को नहीं बढ़ा पाते और वो बहुत अमूल्य होता है। उसका नष्ट हो जाना हमारे लिए हितकर नहीं है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम किसान को उद्यमी बनाएं। और जब उद्यमी बनाने की बात आती है तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि स्टार्टअप की बात जरूर आती है, जो कि एक नया दौर है। आपने देखा भारत आज पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर स्टार्टअप में आ गया है और हम यूनिकॉर्न की भी बात करेंगे, जहाँ की 1000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो जाता है, वो 107 से ज़्यादा है आज। तो कितना बड़ा एक इकोनॉमी को एक बेस मिल रहा है, जो एक देखने की, सोचने की और समझने की बात। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम की जहाँ तक हम बात करते हैं, वहाँ तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात आ जाती है उसमें इनोवेशन, नवाचार, क्योंकि अगर नवाचार नहीं है तो स्टार्टअप नहीं है। दूसरा आ जाता है कि जो नवाचार होने के बाद में वो बिजनेस स्केल अप हो, आगे जाए, आगे बढ़े, रुके नहीं। आपने देखा होगा जब इनोवेशन होता है तो एक सीमित समय के लिए होता है। जैसे ही हमने कुछ अभी स्टार्टअप देखे और पिछले 5 सालों से बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। बिहार में और बहुत सारे स्टार्टअप हैं जिनके जो रहमान साहब भी उसको वायरल करते हैं और बहुत सारे लोग उसको वायरल करते हैं। पता लगता है कि वो 1 करोड़ से शुरू हुआ और आज 30 करोड़ पे पहुंच गया या 40 करोड़ पे पहुंच गया या उसकी फंडिंग हो रही है।
तो एक बहुत ही प्रशंसनीय बात है। उससे ये पता चलता है कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो बड़ा मिलजुल के कार्य कर रहा है, क्योंकि किसी माध्यम होगा। आपको इस स्टेज से जो हमने कहा कि अगर भविष्य में उद्योग जोड़ने की बात होगी तो हम लोग उद्योग से भी निश्चित तौर पर जोड़ेंगे ताकि किसी को लोन लेने में दिक्कत नहीं हो। ये सबसे बड़ा है। और जब मोटे अनाज के बारे में लोग को पता है और मोटे अनाज पर ये चल रहा है और अगला वर्ष होगा मखाना का साल होगा और ये पूरा विश्व जानेगा कि बिहार इससे ज्यादा तरक्की कितना कर पाएगा, कितने फैक्ट्री खुलेंगे, कितना मखाना का पूरे दुनिया में एक एक थाली में जाएगा। इस बात की बात आप जब लिखेंगे तब जाकर के पता चलेगा कि मखाना सर जो कहा बिहार में 500 करोड़ का स्टार्टअप हमारे लाने से पहले मुश्किल से 7-8 लोग को मिला था। अभी हम लोग 700 लोगों को आदमी को दे दिए। पहले एक साल में जमीन मिलता था, अभी एक सप्ताह में दे रहे हैं। तब तक काम फास्ट करते हैं ना। एक साल में मिलता था, 7 दिनों में दे रहे हैं। और जिनमें कमी होगी 7 बरस में देंगे। उद्योग लगाने में बहुत तरह की चीजें जो आ रही है, एक चीज आपने उसमें हमको बढ़ावा देने की केंद्र से कमी आ रही है, यहाँ से क्या दिक्कतें आ रही है? आपने करिए, हम किसी का शिकायत करने वाले आदमी नहीं है। सभी महाशय हमेशा पॉजिटिव है और इतना कहेंगे कि उन लोगों को जो केंद्र वाले भी अगर है समझते हैं तो हाफ पॉइंट वाला भी आएगा ना, आप समझ गए, उसको भी उद्योग खुलाने के लिए ताकि रोजी रोजगार परस माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, माननीय तेजस्वी जी का सपना है। वो यहाँ पे हमें उद्योग खुलवाना है। 5 से 10 लाख 50 लोग की रोजी रोजगार आर्थिक मदद कैसे कर पाएगी? क्या नहीं कहती है कि स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए अभी आप नहीं देख रहे हैं? वही तो कह रहे हैं कि जब बैंक ने सपोर्ट किया तब हम लोग 48,900 लोगों को 10 लाख की योजना से लाभान्वित किए। अब दूसरा अकाउंट लिख लीजिए, कितना कैलकुलेट करिए। ये अपने पैसे से न दिए, अब बैंक भी उनको सपोर्ट करे 5 लाख 10 लाख से, ताकि हर एक आदमी बने। अब सेकंड हमने कहा कि जातिगत जनगणना क्यों हुआ, ये हमने आपको परिभाषित किया कि जातिगत जनगणना के बारे में जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वैसे लोग उनको बताना चाहते हैं कि बिना डाटा का कोई काम नहीं होता है। अगर डाटा सही होगा तभी आप अचीव करेंगे। और उस डाटा में आया कि 97 गरीबी रेखा से नीचे है, तो जिनको 6,000 तक का इनकम है उनको गरीब माना गया और उनको लाभ देने के लिए 2 लाख 3 लाख की योजना से हम लोग फिर से उद्योग विभाग जो अगर ये भार माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी दे रहे हम लोग फिर टारगेट बनाएंगे वैसे लोग को दिया जाए। लेकिन आप भी बता दें कि क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या विशेष राज्य दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या व्यापार से जो पानी आ रहा है उसके लिए स्थायी समाधान होना चाहिए कि नहीं। बस यही बात। मंत्री श्रवण कुमार ने पीएम मोदी पर लगाया क्रेडिट लेने का आरोप तो भड़क गए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन मामले पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया है। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर अब राजनीतिक होने लगी है। वाह क्या बात है। हमारे विरोधियों में 41 मजदूर जो आए उन्हें क्या महागठबंधन के नेताओं ने टनल में घुसकर निकाला है? मोदी जी के नेतृत्व में पीएमओ मिनट मिनट मॉनिटरिंग कर रहा था। मोदी जी क्रेडिट नहीं लेते हैं, लेकिन देश की जनता को उन पर भरोसा है। यदि मोदी जी का क्रेडिट स्कोर है, 41 मजदूर बाहर आए, इस पर महागठबंधन के नेताओं को महाबोगस राजनीति नहीं करनी चाहिए। श्रवण बजोरिया जो कह रहे हैं वो सही है। श्रवण कुमार जी क्या कह रहे हैं? 11 टनल वाला क्रेडिट बीजेपी और मोदी लेना चाह रहे हैं। किस चीज का? रेस्क्यू जो है। अच्छा, उस पर भी राजनीति शुरू कर दी। वाह वाह, क्या है हमारे विरोधियों ने। 41 मजदूर आए, ये क्या महागठबंधन के नेताओं ने जाके अंदर से निकाल कर लाए? अरे मोदी जी के नेतृत्व में पीएमओ मिनट टू मिनट मॉनिटर कर रहा था। इसमें क्रेडिट मोदी जी नहीं लेते।
क्रेडिट तो देश की जनता को भरोसा है, वही मोदी जी का क्रेडिट स्कोर है। जो भरोसा का पैमाना है वो दूसरे नेता के सौभाग्य नहीं मिल सकता। और 41 मजदूर वापिस आए हैं, इस पर महागठबंधन के नेताओं को ये महाबोगस राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज की 3 दिवसीय गोल्डन जुबली वर्षगांठ 1 दिसंबर से यूके, यूएसए, जर्मनी, सिंगापुर समेत कई देशों से डॉक्टर पहुंचेंगे भागलपुर। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अपना गोल्डन जुबली मनाने जा रही है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आगाज 1 दिसंबर को होगा। बुधवार को मेडिकल कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी IMA अध्यक्ष डॉक्टर मणिभूषण ने दी। उन्होंने कहा कि 3 दिन के इस आयोजन में देश विदेश से 500 चिकित्सक आएंगे। कॉलेज की स्थापना 1971 में हुई थी। 2016 के सभी पूर्ववर्ती छात्र इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉक्टर कुमार रत्नेश ने बताया कि 2 दिसंबर को सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक कार्यक्रम होगा। इसमें यूके, यूएसए, जर्मनी, सिंगापुर समेत कई देशों से डॉक्टर आएंगे। इसमें सेवानिवृत्ति डॉक्टर को सम्मानित भी किया जाएगा। मौके पर डॉक्टर रॉली भारती, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर सीमा सिंह सहित अन्य मौजूद थे। हाँ आए और बहुमूल्य समय दिए और सबसे बड़ी बात है वो जानने का कोशिश किया कि आखिर में जो हम लोग गोल्डन जुबली मना रहे हैं इस कॉलेज का, उसका मकसद क्या है। तो सबसे बड़ा मकसद हम लोगों का ये है, एक हमारे संस्कृति में, संस्कार में है वासुधैव कुटुंबकम, और हम लोग इस पूरे गोल्डन जुबली का थीम ही दिए है एक्सटेंडेड फैमिली टुगेदर, मतलब सारा विश्व हमारा परिवार है। जिस तरह से एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में हम लोग यहाँ संगठित हुए और इस कॉलेज में अपना पठन पाठन किया और यहाँ से इल्म तालीम हासिल करके हम लोग अपने पूरे दुनिया में फैल करके अपने ज्ञान को, अपने स्किल्स को लोगों के काम आए, उसके लिए हम लोग प्रयास करते रहे। जो हम लोगों का मुख्य काम है चिकित्सा, वो करते रहे। साथ में एक अच्छा इंसान बनने का भी प्रयास हम लोगों ने किया। जो समाज है उसको हम लोग अपना निस्वार्थ सर्विस देते रहे ताकि उन लोगों का भी कल्याण होता रहे। लेकिन साथ में इस क्रम में बहुत सारे चीज़ें ऐसी छूट गई, बहुत सारे ऐसे साथी बिछड़ गए जिनसे हम लोग शायद कभी फिर दोबारा न मिल पाएंगे। तो इस सारे चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने महसूस किया कि हर 5-7 साल में एक कॉलेज का रीयूनियन होना चाहिए, जो होता चला आया है। लेकिन इस बार 2020 में होने वाला था, कोरोना के वजह से ये 50th गोल्डन जुबली इस साल हो पा रहा है संभव, और काफ़ी लोग उत्साह से इसमें आ रहे हैं ये सोच करके फिर कब किससे मिलना होगा, फिर कब कहाँ मिलेंगे। तो पूरी दुनिया से जहाँ जिनको मौका मिल रहा है 500 से 600 हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, पारिवारिक रूप में मिलेंगे। बहुत लोगों का चेहरा बदल गया, बहुत लोगों का पर्सनालिटी बदल गया, लेकिन भाव और भावना जो इस कॉलेज के प्रति है, जो चिकित्सा के प्रति है, आज भी वही है। तो इसलिए ये जो समागम हो रहा है ये एक अद्भुत समागम है। इसमें शायद इतने बैच के लोग फिर कभी ना मिल पाएँ, फिर 5-7 साल के बाद ही होगा। कुछ रहेंगे, कुछ ना रहेंगे। तो लेकिन फिर भी आप लोग इसको इतना महत्व दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। और आप लोग इसको महत्व देते रहें क्योंकि ये अपने आप में एक अनूठा संगम है। बहुत बहुत। और 2016 तक के बैच का समागम होगा और तमाम ऐसे छात्र जो यहाँ से पास करके देश और विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं, और वैसे डॉक्टर, वैसे छात्र जो इसी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। कोई ट्यूटर है, कोई सीनियर रेजिडेंट है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई एसोसिएट प्रोफेसर है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम का जो सचिव है वो प्रोफेसर डॉक्टर कुमार रत्नेश हमारे पीछे बैठे हुए हैं, जो सर्जरी विभाग में बहुत ही खास अपने मुहिम रखते हैं। साथ में डॉक्टर रोमा यादव जी हैं, अपना परिचय देंगी। मेरी धर्मपत्नी इसी मेडिकल कॉलेज से हैं, डॉक्टर सीमा सिंह जी। साथ में डॉक्टर ठाकुर सर, और ये दोनों पैर जो आप देख रहे हैं इसी मेडिकल कॉलेज के हैं। डॉक्टर रॉली भारती हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के, और आनंद सिन्हा हमारे डॉक्टर अपना परिचय अभी जस्ट देंगे। वो मेडिसिन विभाग में, औषध विभाग में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और सब के सब इसी मेडिकल कॉलेज से निकले हुए हैं। ये बड़ा सुखद अनुभव होता है जब इस नौलक्खा से निकल के फिर इसी नौलक्खा में एक शिक्षक के रूप में हम अपने ही विद्यार्थियों को, अब जिसको मैं अपना जूनियर भी बोलता हूँ, उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो ये जो समागम होगा, जो रीयूनियन होगा, 1 तारीख से 3 तारीख तक के लिए होगा।
1 तारीख को, जिसको हम लोग प्री कॉन्फ्रेंस मीट बोलेंगे, सारे हमारे विद्यार्थी, हमारे सारे डॉक्टर्स आएंगे, क्योंकि 2 तारीख को मेन मुख्य हमारा जो इवेंट होने वाला है 2 तारीख को सुबह प्रातः 8 बजे से शाम 10 बजे रात तक चलेगा। उसमें सारे कार्यक्रम होंगे, आपको विधिवत बताया जाएगा कैसे कार्यक्रम क्या है, मेरे सचिव बताएंगे आपको। चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग नॉस्टैल्जिया 2023, मैं तमाम दर्शकों का आभार अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, मैं आपको ये जानकारी दूं कि दिनांक 1/12 से लेकर 3/12 तक नॉस्टैल्जिया 2023 का कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में हो रहा है, जिसमें देश और विदेश से करीब 500 पूर्ववर्ती छात्रों का समागम होगा, रीयूनियन होगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। आप लोगों के साथ हमारा नम्र निवेदन है कि आप आएँ और अपना संवाद और छाया संकलन करें और बाकी लोगों को ये दिखाएं कि ये मेडिकल कॉलेज से निकले हुए छात्र सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। और आपका कोई सवाल हो तो मैं सवाल का जवाब देता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर प्रोफेसर कुमार रत्नेश है। रत्नेश जी, आप आइए और अपना संवाद दीजिए। धन्यवाद। चेयरमैन रिसेप्शन कमेटी हूँ और मैं सारे लोगों के स्वागत के लिए तैयार हूँ। और जो हमारे यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा हमारे पूर्ववर्ती छात्र आएंगे, उनके स्वागत के लिए हम लोग बिल्कुल पलक बिछाए हुए हैं। हम अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि कैसे हमारे सीनियर्स हमें मदद किया करते थे, कैसे हम अपने जूनियर्स के साथ घूमते रहते थे, कैसे हम अपने क्लासमेट के साथ तरह तरह की बातें किया करते थे। उन सारे चीज़ों को याद करने के लिए यह जो नॉस्टैल्जिया कार्यक्रम हो रहा है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। हम अपने बीते दिनों को याद करेंगे। कितने दिनों का आयोजन? यह आयोजन 1 तारीख के शाम से शुरू होगा और 2 तारीख को मुख्य कार्यक्रम होगा। 2 तारीख को इसका इनॉग्रेशन होगा। हमारे टीचर्स आएंगे, हमारे जो रिटायर्ड टीचर्स हैं वो आएंगे, कॉलेज के टीचर्स रहेंगे और सारे पूर्ववर्ती छात्र रहेंगे। और 3 तारीख को दोपहर के भोजन के बाद हम लोग एक दूसरे से पुनः मिलने की आशा लेकर विदा होंगे। अगला आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।